गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। चलिए तो हम अपना हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे फ्रांसीसी क्रांति उसको कंटिन्यू करते हैं बेटा। ये आज सेकंड पार्ट रहेगा हमारा, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट में मैंने एंड किया था तब मैंने उसमें आपको लास्ट में बताया था कि 4 अगस्त 1789 की रात को क्या होता है कि असेंबली ने जो है सामंती जो व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर दिया था, ठीक है, लास्ट में। और उसने जो पादरी वर्ग था जो फर्स्ट स्टेट थे उसके भी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया था, ठीक है। और इसके अलावा धार्मिक कर जो था टाइद जिसको कहा जाता था उसको भी ख़त्म कर दिया था। और जो चर्च के स्वामित्व वाली सारी भूमि थी वो भी जो है नेशनल असेंबली ने अब जब्त कर ली थी। तो अब इस तरीके से जो है लास्ट में कुल मिलाकर के कितना क्या हो गया था, लास्ट में कुल मिलाकर के जो है बेटा कम से कम जो है हम ये कह सकते हैं कि अब जो है सरकार के हाथ में 20 अरब लिब्रे की संपत्ति जो है वो सरकार के हाथ में पहुंच चुकी थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अब हम लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेसन में आप देखेंगे कि किस तरीके से धीरे धीरे करके जो है सारी चीज़ें एंटर होती हैं। और ये जो नेशनल असेंबली है ये किंग को हटा करके और खुद का जो है कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करती है और फिर आगे ये शासन को संभालती है, लेकिन ये भी परमानेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना। देखो जो नेशनल असेंबली ने जो है सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया था, ये आपको जो है अंडरलाइन कर लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि नेशनल असेंबली ने फ्रांस का संविधान बना करके कब तैयार कर लिया था। तो 1791 में जो है संविधान बना करके तैयार कर लिया गया था, ठीक है। इसके बाद जो है इसका जो संविधान बना करके तैयार कर लिया गया था, इसमें मुख्य इसका क्या उद्देश्य क्या था इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, इसका पीछे जो है रखा गया कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। सबसे पहला जो सम्राट है उसको जो अनलिमिटेड पावर्स मिली हुई थी उनको जो है उनको रिस्ट्रिक्ट करना, उनको कम करना, उनको जो है लिमिटेड करना, ठीक है। उसके बाद एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय जो सारी सत्ता पहले राजा के पास केंद्रीकृत होती थी, अब वो राजा के पास जो है केंद्रीकृत होने के बजाय क्या होना चाहिए, उसमें उन्होंने कहा कि इसको जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इसके अंतर्गत जो है हम विभाजित और हस्तांतरित कर देंगे, ठीक है। इस पावर को जो है 3 जगह डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। ये चित्र नंबर 7 जो है वो एक नई राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाता है। ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जो है अगर ये डायग्राम समझ में आ गया तो आपको ये समझो कि बहुत अच्छा जो है लेसन में से काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो आप ये देखो सबसे पहले 3 पार्ट हैं गवर्नमेंट के, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ठीक है। तो जो विधायिका है उसके अंतर्गत क्या होता है, विधायिका के अंतर्गत देखो 50,000 जो है निर्वाचक मंडल है, एक 50,000 जिसके अंदर पुरुष हैं, ठीक है। और ये 50,000 जो हैं ये किसके द्वारा चुने गए हैं आपको ये पता होना चाहिए। 2 तरीके के जो है नागरिक हैं, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय, यानी कि एक्टिव और पैसिव, ठीक है। 2 तरीके के यहाँ पर सिटीजन्स थे। जो एक्टिव सिटीजन्स थे यानी कि जो सक्रिय नागरिक थे उनको क्या था, उनको वोट देने का अधिकार था बेटा। और उनकी संख्या कितनी थी, 2.8 करोड़ की जनसंख्या में से वो केवल 40 लाख ही थे, 40 लाख लोग थे केवल जो जिनको वोट देने का अधिकार था। दूसरी तरफ इस तरीके के जो है निष्क्रिय नागरिक थे यानी कि पैसिव जो है सिटीजन्स थे जिनको वोटिंग जो है राइट्स उनको प्राप्त नहीं थे। और लगभग 30 लाख थे वो पुरुष, महिलाएं और बच्चे, जिनकी आयु सबकी क्या थी 25 ईयर्स से जिनकी आयु कम थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो निष्क्रिय वाले हैं इनकी आयु कितनी है, 25 वर्ष है। और इनमें कौन शामिल है, इनमें जो है महिलाएं और बच्चों के अतिरिक्त पुरुष भी शामिल थे। तो बेटा पुरुष ये कौन से वाले पुरुष थे, ये वो वाले पुरुष थे बेटा जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर भी कर नहीं चुका पाते थे। यानी कि ये शर्त रखी गई थी कि उन्हीं पुरुषों को जो है वोट का अधिकार दिया जाएगा जो कम से कम जिनकी इतनी इनकम हो कि वो 3 दिन इनकम करके और उसके बाद जो है टैक्स चुकता कर सकें, तो उन लोगों को वोट का अधिकार दिया गया था, ठीक है। तो ये जो है इन सब ने मिलकर के इस निर्वाचक मंडल को चुना जिसमें 50,000 पुरुष थे। और इन 50,000 ने चुना 745 सदस्यों को जो नेशनल असेंबली को बेटा जो नेशनल असेंबली में रूल कर रहे थे या नेशनल असेंबली को जो चला रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर है कार्यपालिका जिसमें है सम्राट भी है और मंत्री भी है। तो इन दोनों का ही यहाँ पर सम्राट और मंत्री का दोनों का ही नियंत्रण रहेगा विधायिका और कार्यपालिका पर। इसके बाद न्यायपालिका अलग से है, न्यायपालिका को भी वो जो है वोटिंग के माध्यम से न्यायपालिका को भी तैयार किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनते हैं। यहाँ पर आगे देखो क्या कहते हैं कि 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जो संविधान में जो संविधान के अंतर्गत क्या कहा गया कि
जो नेशनल असेंबली है उसको सारे अधिकार हैं, वो हर प्रकार का कानून बनाने का उसके पास अब जो है उसके पास अब अधिकार रहेगा, राइट रहेगा। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहते हैं बेटा, कि ये जो हमारा संविधान, जो हम फ्रांस के संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ ये संविधान स्टार्ट होता है। और इसमें 3 खास अधिकार दिए गए हैं। 3 खास अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं? जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानूनी बराबरी। ये 3 अधिकार दिए गए बेटा। और इन तीनों अधिकारों को क्या माना गया? इन तीनों अधिकारों को जो है नैसर्गिक एवं अहरणीय, नैसर्गिक यानी कि जो प्राकृतिक रूप से जो है इन लोगों को मिले होंगे, ये एक तरीके का प्राकृतिक अधिकार होंगे, यानी कि जन्म से ही जो है सभी व्यक्तियों को जीवन का अधिकार रहेगा, विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार होगा और सभी लोग जो है कानून के समक्ष समान रहेंगे। इसके साथ ही अहरणीय का मतलब जिसको जो है ख़त्म नहीं किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता, किसी के द्वारा हरण इसका नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से संविधान तैयार किया गया। और राज्य का क्या कर्तव्य रहेगा कि राज्य का यह कर्तव्य माना जाता है कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक जो अधिकार हैं, यानी कि जो इसके प्राकृतिक अधिकार हैं, उनकी रक्षा करेगा, वो इन अधिकारों को नहीं छीनेगा। इसके बाद देखो ये कुछ सिंबल्स दे रखे हैं। ये यहाँ पर जैसे सबसे पहले टूटी हुई जंजीर है, ये बेसिकली ये आज़ादी का प्रतीक है। इसके बाद जो है ये यहाँ पर दूसरा देखो, ये इस तरीके का जो है छड़ों का बर्छीदार गट्ठर है। ये यूँ बता रहा है कि अगर अगर जो है बेटा एक अलग अलग छड़ होगी तो वो जो है टूट जाएगी, लेकिन अगर ये ऐसे एकता में बंधी रहेगी तो इनको कोई भी इनको तोड़ नहीं सकता, यानी कि ये एकता का प्रतीक है। उसके बाद देखो ये एक पिरामिड दिखा रखा है और उसके अंदर पिरामिड के अंदर एक आई है, यानी कि त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आई है। ये आँख क्या दिखा रही है? बेसिकली जो ये आँख दिखा रही है कि ये जो आँख है ये ज्ञान का प्रतीक है, ठीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी, ठीक है। ये प्रिज्म को जो है सूर्य माना है और सूर्य को क्या कहा है कि सूर्य जो है अज्ञान रूपी जो अंधेरा है उसको ख़त्म कर देंगी, ठीक है। और आँख क्या है? ज्ञान का प्रतीक है। अब देखो राजदंड है ये, इसका प्रयोग जो है शाही सत्ता का प्रतीक के रूप में होता था। इसके बाद एक रिंग बना रखी है, जो यहाँ से जो है ये सांप है, एक तरीके से सांप को रिंग का रूप दे रखा है, जो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर ख़त्म होती है। यानी कि जो अगर आप रियल रिंग देखो तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि रिंग कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ से ख़त्म होती है, तो ठीक है। ये भी एक तरीके से जो है सनातनता का प्रतीक इसको कहा गया है। इसके बाद ये एक कैप दिखाई गई है, ये लाल रंग की स्पेशल जो है फ्राइजियन टोपी होती थी। ये कौन लोग पहनते थे? ये टोपी जो है स्वतंत्रता का प्रतीक होती थी। जो पहले दास होते थे, ठीक है, स्लेव्स होते थे, जब उनको स्वतंत्रता मिल गई तो उसके बाद ये लोग इस लाल टोपी को अपनी स्वतंत्रता के मतलब प्राइड के, गर्व के रूप में उसको पहनते थे। उसके बाद देखो ये नीला, सफ़ेद, लाल रंग, ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं तीनों। इसके बाद एक ये दिखा रखी है, ये डैनो वाली स्त्री, यानी कि ये इस तरीके से जो है इसके ये जो फरिश्ता होते हैं जिनके पंख लगे होते हैं उस तरीके की है। इसको ये कौन है? ये कानून की मानवीय रूप इसको दिया गया है। नीचे जो है एक विधि पट है, ये विधि पट जो है ये बताता है कि कानून सबके नज़रों में समान है, कानून के लिए सब एक समान है। ये सब चीज़ें जो है एक तरीके से राजनीतिक प्रतीकों के मायने के रूप में काम आई। कभी कभी जो है, वैसे तो देखो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी में भी कभी तो जो है ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि राजदंड किस चीज़ का प्रतीक रहा है 1 नंबर में, ठीक है, ऐसे। तो इसके बाद देखिए आगे जो अब हमारा इम्पोर्टेंट चलेगा टॉपिक, वो है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि 1791 में जो है संविधान बनकर के तैयार हो गया और अब ये कहा गया कि संविधान के अकॉर्डिंग ही काम होगी। और जब पहले जो है, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो है जब बहुत सारे लोगों ने 14 जुलाई को बास्टील की जेल पर धावा बोल दिया था, तो उन सब चीज़ों से घबरा करके जो लुई 14 था उसने क्या कर दिया था, उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी थी और नेशनल असेंबली ने जो है उसको स्वीकार कर लिया गया था कुल मिला करके। तो अब क्या होता है कि नेशनल असेंबली ने अब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया है और जो किंग है उसकी पावर्स को लिमिटेड कर दिया है बेटा। तो इस बात से जो है केवल जो है फ्रांस का राजा ही नहीं, जो आसपास के जो और अदर कंट्रीज़ के जो किंग थे वो भी इस बात से परेशान थे कि ये सब क्या हो रहा है, कि ये सब क्यों हो रहा है। कभी ऐसा ना हो जाए कि जिस तरीके से फ्रांस के अंदर जो है थर्ड स्टेट इतना ज़्यादा आक्रमणकारी हो रहा है, आंदोलनकारी बना हुआ है, कहीं हमारे यहाँ पर भी यही कंडीशन पैदा
ना हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ से जो है वो आसपास के राजा भी डरे हुए थे। तो आसपास के जो कौन से राजा डरे हुए थे, स्पेशली पर्शिया और ऑस्ट्रिया के। आपको मैंने शुरू में ही लेसन की स्टार्टिंग में बताया था कि जो मैरी एंटोइनेट कौन थी, लुई 14 की वाइफ थी, और वो कौन सी कंट्री की थी, वो ऑस्ट्रिया की थी, ठीक है। तो उसने अपने यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा था उसके साथ जो है ये सारी चीज़ें उन्होंने, राजा ने जो लुई 14 था उसने गुप्त तरीके से जो है ये सब चीज़ें जो है पर्शिया और ऑस्ट्रिया के राजाओं के साथ शेयर की। इसके बारे में जो है 1792 में नेशनल असेंबली को पता लग जाता है कि अच्छा ये इस तरीके से जो है ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो 1792 में ही जो है नेशनल असेंबली क्या करती है, पर्शिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पास कर देती है, ठीक है। तो युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव, जैसे ही पर्शिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पास होता है तो तुरंत जो है सारे के सारे जो आसपास के जो भी जो वहाँ के जो भी लोग थे, यानी कि सब जो भी इसमें प्रांतों में रहने वाले जो भी स्वयंसेवी संघ थे, सब के सब जो है सेना में भर्ती होने लग जाते हैं। और क्योंकि उन्होंने क्या समझा, उन्होंने इस युद्ध को ये समझा कि इस युद्ध से क्या होगा, यूरोपीय जो राजा हैं और वो कुलीन वर्ग हैं ये सब समाप्त हो जाएंगे और जनता का जो है यहाँ पर शासन हो जाएगा सब और, ठीक है। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उसमें क्या था, उसमें कवि रॉजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। तो ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो मार्सिले है वो किसके द्वारा रचित है। मार्सिले क्या है, तो पहली बात आपको ये बताना चाहिए, मार्सिले इज़ द नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस। जो फ्रांस का राष्ट्रगान है उसको मार्सिले कहते हैं, ठीक है। ये मार्सिले इसको क्यों कहा गया है बेटा, क्योंकि ये एक स्वयंसेवी संघ था जो मार्सिलेस था, ठीक है। तो मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते समय इसको गाया था, तो इसलिए इसका नाम जो है ऑटोमेटिकली मार्सिले पड़ गया, ठीक है। और इस मार्सिले को स्पेशली लिखा किसने था, ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है 1 नंबर में। तो रॉजेट दी लाइल ने जो है इसको लिखा था, ठीक है। इसके बाद देखो, क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक हानियाँ झेलनी पड़ रही थी। कि जो युद्ध तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन इन युद्धों के कारण जो है बहुत ज़्यादा क्या हो गया था बेटा, बहुत ज़्यादा जो है परेशानियाँ बढ़ती जा रही थी। क्योंकि जो जेंट्स थे, जो पुरुष लोग थे, वो सब तो युद्ध के लिए चले गए थे, ठीक है, फील्ड पे चले गए थे युद्ध के लिए। लेकिन पीछे से जो महिलाएं थी, घर परिवार था, उनको जो है बड़ी दिक्कत हुई। उन सब पर जो महिलाएं थी उनके ऊपर पहले से ज़्यादा जिम्मेदारी जब अब जो है उनके कंधों पर आन पड़ी थी। उनको घर परिवार का भी ध्यान रखना पड़ रहा था और रोज़ी रोटी की भी उनको व्यवस्था करनी पड़ रही थी। तो इस जो है क्रांति के दौरान महिलाओं की भूमिका विशेष रूप से पहले से ज़्यादा, उसकी जिम्मेदारियाँ पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले के आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ लोग तो ये सोच रहे थे कि इस क्रांति को ख़त्म करो, और कुछ लोग लेकिन ये चाहते थे नहीं, अब क्रांति हो गई है तो इसका फाइनल रिजल्ट बन के ही रहना चाहिए, इस क्रांति को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि 1791 के संविधान से क्या हुआ था, सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि 50,000 लोग ऐसे थे जो निर्वाचक मंडल के रूप में चुने गए थे और 745 नेशनल असेंबली में पहुंच पाए थे। तो उन सबको वोटिंग करने वाले लोग थे वो 2.5 करोड़ में से केवल 40 लाख लोग ऐसे थे जिनको वोटिंग का राइट मिला था। तो बाकी लोग भी चाहते थे कि अब जब जो है संविधान के अनुसार कार्य चल रहा है तो उनकी भी भागीदारी इसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो अब धीरे धीरे लोग जो है इस बारे में डिस्कस करने लगे थे। कहाँ पर बैठ करके लोगों ने क्या किया बेटे, लोगों ने जो है राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा करके सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करने लगे थे। उन्होंने जो है उनमें जो इस तरीके के जो क्लब्स थे उनमें सबसे फेमस क्लब था जैकोबिन क्लब, ठीक है। जैकोबिन क्लब जो है वो सबसे सफल क्लब था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था। सेंट होता है, सेंट मैंने होता है साधु, ठीक है। तो सेंट जैकब के नाम पे, कॉन्वेंट क्या होता है, कॉन्वेंट स्पेशली वो जगह होती है जहाँ पर जो है धार्मिक जीवन से संबंधित जो लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं। वो एक तरीके कॉन्वेंट एक तरीके की बिल्डिंग है बेसिकली, ठीक है, जिसमें धार्मिक जीवन को समर्पित समूह के लिए वो बिल्डिंग बनाई जाती है। तो क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही थी, ये सब हो गया। इसके बाद कॉन्वेंट हो गया,
ठीक है। यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन बताती जा रही हूँ। अब आगे देखते जाओ बेटा कि ये सब चीज़ों में क्या हो रहा था कि इस पूरी अवधि में महिलाएं भी जो है अब पहले से क्या हो गई थी, एक्टिव हो गई थी, और उन्होंने भी अपने अलग से क्लब्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे। इनके बारे में हम आगे डिटेल से और भी ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जैकोबिन क्लब के मुख्य सदस्य जो थे वो कौन कौन थे, इस जैकोबिन क्लब के अंदर कौन कौन लोग आते थे। देखो जैसे छोटे छोटे लोग थे, जैसे छोटे दुकानदार, कारीगर, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, मतलब इस तरीके के जो छोटे नौकर, दिहाड़ी मजदूर, इस तरीके के लोग जो हैं इस जैकोबिन क्लब में शामिल थे। और उन सब का नेता कौन था, यानी कि जैकोबिन क्लब का नेता कौन था, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो जैकोबिन क्लब का नेता था, यहाँ पर देखो, मैक्समिलियन रोबोस्पेयर। तो जैकोबिन क्लब का नेता कौन था, मैक्समिलियन रोबोस्पेयर। इसका बाद में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, ये आपको नाम याद रखना है, मैक्समिलियन रोबोस्पेयर, ठीक है। जैकोबिनों ने के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। उन्होंने ऐसा समाज के फैशन प्रस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस, घुटन्ना जिसको कहते हैं, पहनने वाले कुलीनों को खुद को अलग करने के लिए किया था, ठीक है। वह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्त करने का ऐलान उनका एक तरीका था कि भाई हम भी तुम्हारी तरह जो है इस तरीके के हम जो है कपड़े पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे दबाव में हैं, हम जैसा चाहें वैसे जो है क्लोथिंग कर सकते हैं। यहाँ पर इनका ये करने का मतलब ये था। इसके बाद देखिए, इसलिए जैकोबिनों को, यानी कि जो जैकोबिन क्लब के अंदर जो लोग रहते थे उनको क्या कहा गया था, उनको कहा गया सोकुलात। सोकुलात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बिना घुटने वाले। बेसिकली बिना घुटने वाले क्या हैं, बिना घुटने वाले कपड़े थे वो, ठीक है। तो वो लोग, इनको जो है सोकुलात कहा जाता था। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि सोकुलात शब्द किन के लिए प्रयोग किया जाता था, तो वो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स के लिए प्रयोग किया जाता था। या फिर सोकुलात शब्द का क्या अर्थ होता है, सोकुलात शब्द का अर्थ होता है बिना घुटने वाले। तो सोकुलात पुरुष जो है वो लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की स्वतंत्रता नहीं थी। अभी देखो महिलाओं को काफ़ी कम जो है राइट्स दिए हुए हैं। महिलाओं को जो है अभी उनके जो है ड्यूटीज़ ज़्यादा हैं, अभी राइट्स उनको कुछ है नहीं। अभी महिलाएं आगे अपने राइट्स के लिए वो भी खड़ी होंगी, ठीक है। देखो सन जो है 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव से नाराज़ पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। ये कहा कि भाई हम क्या करेंगे, जैकोबिन क्लब वालों ने ये प्लानिंग बनाया कि हम क्या करेंगे, हम जो है एक बड़ा विद्रोह करेंगे। और 10 अगस्त की सुबह इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ट्यूलेरिए के महल पर धावा बोल दिया और राजा के रक्षकों को भी मार गिराया, ठीक है। और खुद राजा को जो है उन्होंने कई घंटे तक क्या करके रखा, उसको भी जो है प्रिजन में बंद करके रखा, बंधक उसको बना के रखा। बाद में जो है असेंबली ने शाही परिवार को भी जेल में डाल दिया। क्यों, क्योंकि बेटा उनको सबको पता लग गया था कि ये किंग और ये परिवार, इसके फैमिली सब मिले हुए हैं और वो दूसरे राजाओं के साथ मिलकर के षड्यंत्र रच रहे हैं। तो उनसे किस तरीके से छुटकारा पाया जाए, इस बात के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा की फैमिली को भी जेल में डाल दिया। और उन्होंने ये कहा कि अब जो है आगे से अब दोबारा से फिर से चुनाव करवाए जाएंगे और ठीक है, और नए चुनाव के लिए नए नियम होंगे। और इन नए नियमों में क्या कहा उन्होंने कि जो भी 21 ईयर से ऊपर का है उन सभी पुरुषों को, चाहे वो अमीर है या गरीब है, कुछ भी है, पढ़ा लिखा है या नहीं है, सबको जो है वोटिंग राइट दिया जाएगा, वोट का अधिकार दिया जाएगा। तो जो नवनिर्वाचित असेंबली थी उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया था। उसने अपना नाम अब क्या रख लिया था बेटा, उसने अपना नाम जो है, उसने अपना नाम जो है अब उसने अपना नाम जो है अब क्या कर लिया था, उसने अपना नाम अब कन्वेंशन रख लिया था, ठीक है। उसका अब नाम क्या बन गया था, कन्वेंशन बन गया था। और 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया। और ये देखो कन्वेंशन लिखा हुआ है, आप इसको अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में, ठीक है। इसके बाद 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र पर का अंत कर दिया। ये आपको डेट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है, ठीक है। 21 सितंबर 1792 यहाँ पर जो है जो डिक्टेटरशिप थी किंग की उसको ख़त्म कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। गणतंत्र का क्या मीनिंग होता है बेटा, गणतंत्र का स्पेसिफिक मीनिंग होता है, देखो ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में कि गणतंत्र का क्या अर्थ होता है। तो गणतंत्र सरकार का ऐसा रूप होती है जिसमें जो सरकार का मुखिया होता है वो जनता के द्वारा चुना हुआ होता है, कोई वंशानुगत राजशाही के अकॉर्डिंग बना हुआ कोई व्यक्ति नहीं होता है। समझ गए आप, जैसे जैसे पहले राजा है, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, इस तरीके के सिस्टम
सिस्टम से जो है देश का मुखिया नहीं बनाया जाता, बल्कि देश के मुखिया के लिए चुनाव होता है। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों में होता है, जहाँ चुनाव के बाद जो है देश के मुखिया को चुना जाता है। तो अब फ्रांस भी, वहाँ पर भी ऐसा ही सिस्टम कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, जो लुई 16 था उसके साथ क्या होता है। लुई 16 जो है वो बेचारा तो नहीं है, खैर सॉरी, ठीक है, उसने भी बहुत ज़्यादा जो है प्रजा पर अत्याचार किए बेटे, तभी जो है उसके साथ जो है प्रजा ने इस तरीके से व्यवहार किया। ठीक है, तो देखो लुई 16 जो था उसको न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई। देशद्रोह क्या होता है? देशद्रोह का मतलब होता है कि जब कोई भी व्यक्ति जो है अपने देश या सरकार के खिलाफ जो है कुछ ऐसा करता है जिससे देश का बहुत बड़ा अहित हो जाता है, ठीक है, विश्वासघात करता है, तो उसको कहते हैं देशद्रोह। ठीक है, इसके बाद आगे कहते हैं, इसके बाद देखो आगे कहते हैं कि 21 जनवरी 1793 को पैलेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी, तो लुई 16 को, और उसके बाद उसकी पत्नी के साथ भी ऐसा ही किया गया। अब देखो इसके बाद आगे है आतंकराज। आतंकराज किस चीज़ का है? रन ऑफ टेरर, ये किस चीज़ का है? यहाँ पर जो है बेसिकली 1793 से लेकर के 1794 तक के काल को हम आतंक का युग कहते हैं। ठीक है, इसको हम आतंक का युग क्यों कहते हैं, ये सोचने की बात है। देखो, क्योंकि इस दौरान जो है क्या किया था, जो रोबेस्पियर था वो भी पहले से ज़्यादा जो है अब वो क्रूर हो गया था, पहले से ज़्यादा क्रूअल हो गया था, और उसने जो है अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो देखो 1794 से 1793 से 1794 तक के काल को हम आतंक का युग कहते हैं। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन या पादरी या फिर कोई भी राजनीतिक दल के सदस्य, समझ गए, उसकी कार्यशैली से जो भी असहमत होता था, जिसको भी ये लगता था कि रोबेस्पियर ठीक काम नहीं कर रहा है, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दो, और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा जो है उनको क्या करो, उनको ऊपर जो है मुकदमा चला दिया जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम बनाया है कि भाई जो भी कोई उसकी बात का अपोज करता है उस सबको जो है जेल में डालो। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता है तो उन्हें गिलोटीन पर चढ़ा करके उनका सिर कलम कर दिया जाएगा। गिलोटीन क्या होता था? गिलोटीन एक तरीके की जो है खंबे जैसी मशीन होती थी, जिसके ऊपर जो है दो क्या लगे हुए थे, दो उसके ऊपर बड़े बड़े ब्लेड टाइप लगे होते थे, और उनके बीच में जो है किसी भी व्यक्ति का सिर रख देते थे, और फिर उसको गिलोटीन को नीचे छोड़ देते थे, और फिर वो उससे उसका सिर कट जाता था। ठीक है, तो इस तरीके की वो एक मशीन थी, जिसके अंदर बेसिकली क्या कह सकते हैं कि आप जो अपराधी थी उसका सिर धड़ से अलग करने के लिए वो मशीन बनाई गई थी। उसको गिलोटीन क्यों कहा गया? क्योंकि इसका आविष्कार खुद जो है डॉक्टर गिलोटीन के नाम पर ही किया गया था। जिसने ये मशीन बनाई थी उसी को जो है उसी के नाम पर इस मशीन का नाम रख दिया गया था बाद में। ठीक है, इसके बाद आगे देखो बेटा, रोबेस्पियर जो है सरकार ने कानून बनाकर के मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी, और गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई थी। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर के सरकार द्वारा